Welcome to the next lecture of this series. Today I am going to discuss about magnetic force on a current carrying conductor, or you can say wire. Before I start the topic, let us go through some observation. This is our first observation. This is our second observation, and this is our third observation. क्या कहती है हमसे ये ऑब्जर्वेशन? पहली ऑब्जर्वेशन ये है, एक वायर है, दोनों तरफ से फिक्स है, ये इसके एंड है, रिजिड एंड है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। स्ट्रेट वायर है, कोई मसला नहीं है। इसमें ऐसी क्या बात है कि जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन में वही सेम वायर है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई कर दिया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बोर्ड, इट इज कमिंग फ्रॉम द आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। जब ऐसा किया गया तो एज यू कैन से योर वायर इज बेंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। आपका वायर जो पहले स्ट्रेट था अब इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया ना। वही वायर, वही मैग्नेटिक फील्ड, वही करंट, लेकिन डायरेक्शन उसकी उलट कर दी हमने। जब हमने ऐसा किया तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, करंट की डायरेक्शन जैसे ही अपोज हुई तो वायर फिर भी बेंड हुआ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस वन। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इस वायर के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि ये जो है बेंड हो गया। स्ट्रेट था ना पहले वायर आपका, तो जाहिर बात है कोई फोर्स लगा है जिसने इसको इस तरफ बेंड कर दिया है, जिसने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। वो फोर्स ही आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, और वो फोर्स आया कहां से हमें ये देखना है, और वो फोर्स किसकी वजह से हुआ है हमें ये देखना है। ओके, तो ये हमारी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट है। अब मैं क्या करूंगा, इतना वायर काट के मैं जरा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लूंगा, यानी कि इसको जूम आउट करूंगा। जब आप किसी कंडक्टर के अंदर जाके झांकेंगे तो मान लीजिए ये हिस्सा मैंने वायर का यहां पर ले लिया है, जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। अब आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा वायर नहीं होता, लेकिन हमने इसको जूम आउट कर लिया, इसको जो हमने और मैग्नीफाई करके देख लिया है। अब चूंकि करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। और किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो होते हैं। इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? इनकी वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। ओके, ये एक फिनोमिना है किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने का। अब आपने यहां पर बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया था, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया था आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू किससे निकल के आती है? Q टाइम V क्रॉस B से। Q is the charge of the particle which is electron in this case, V is the velocity which is drift velocity in this case, and B is the external applied magnetic field. अब चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस है, माइनस ही। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। मान लीजिए वेलोसिटी आपकी y एक्सिस की तरफ है, ये आपकी y एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, प्लस z एक्सिस की तरफ है। तो वेलोसिटी आपकी j डायरेक्शन में हो गई और मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लस z डायरेक्शन k डायरेक्शन में हो गया। j क्रॉस k will be I according to क्रॉस प्रोडक्ट रूल, एंड बाहर माइनस साइन है तो माइनस I, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? इट विल बी इन माइनस I डायरेक्शन। दैट मीन्स योर मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इन निगेटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है तो निगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है इस डायरेक्शन में आप पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ।
आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो वायर है वो इधर शिफ्ट हुआ है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल जाए, यानी कि v आपका y की जगह माइनस वाई की तरफ आने लगे, करंट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, जैसा कि इस केस में है, तो आपका फोर्स की डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी। जैसे ही आपकी फोर्स की डायरेक्शन दूसरी हुई तो आपका वायर जो है दूसरी तरफ बेंड हो गया। अब हमें ये समझ में बात आ गई कि बेसिकली ये वायर बैंड जो हो रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, विच इज एक्टिंग ऑन द ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका जीरो फोर्स देगा, तो आपका जो वायर है वो स्ट्रेट रहेगा जैसा कि पहले था। या तो करंट जीरो हो या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, दोनों में से अगर कोई सी भी चीज जीरो हो जाएगी तो आपके इस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो वी गिरो जीरो विल बी, फोर्स विल बी जीरो, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट इन द वायर। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आ गई कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब जो फोर्स इस पे काम कर रहा है उसका एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्सप्रेशन हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने यहाँ आपके सामने डिस्कस किया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जो एक्सप्रेशन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो F विल बी इक्वल टू the magnetic force will be equal to in magnitude q v d b sin theta. Theta is 90 degree in this case, so it will be equal to q v d b. Okay, now what is speed? Speed is equal to distance upon time. अगर ये वायर की लेंथ आपकी l हो और इसको यहाँ से ट्रेवल करने में टाइम t लगता हो, तो यू कैन राइट इट एज q इज इक्वल टू स्पीड की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू मैग्नेटिक फील्ड। दिस q अपॉन t इज बेसिकली करंट। ये क्या होता है आपका q अपॉन t l b, चार्ज अपॉन टाइम इज बेसिकली नोन एज द करंट, देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन योर वायर विल बी इक्वल टू I L B। मैग्नीट्यूड लेना है भैया। ओके, इन वेक्टर फॉर्म यू विल राइट इट एज I L क्रॉस B। ओके, अब देखिए आप I L क्रॉस B, L तो लेंथ है, ये हमने वेक्टर कैसे बना दिया? बेसिकली इसको हम I इंटू एल को हम कहते हैं करंट एलिमेंट, इसका नाम होता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब यह होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आप डायरेक्शन करंट की लोगे लेकिन मैग्नीट्यूड लेंथ का लोगे, तो करंट की डायरेक्शन और एलिमेंट की मैग्नीट्यूड दोनों कंबाइंड होके आपको जो देते हैं वो करंट एलिमेंट देते हैं। ओके, करंट एलिमेंट में डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है आपका लेंथ का लिया जाएगा। ये तो आपका एक फाइन एक जो है आपका फाइन स्ट्रेट वायर था। अगर वायर आपका क्रूब्ड हो, यानी कि अगर आपका वायर कुछ इस तरह से है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, आप इसका कैसे निकालोगे? इसकी तो लेंथ आपको नहीं पता कि क्या होगी। तो इसको हम करते क्या हैं, इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट इतना स्मॉल रखते हैं कि एक एलिमेंट तकरीबन लीनियर हो, और मान लीजिए उसकी लेंथ dl है। इन दैट केस वी विल कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू ईच एलिमेंट एंड देन वी विल सम दैट अप। हम फिर उसको बाद में सबको ऐड कर देंगे। तो ये तब होता है एक्सप्रेशन जब आपका वायर क्रूब्ड होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द दिस फिनोमिना कि फोर्स होता है एक मैग्नेटिक फोर्स किसी भी कंडक्टिंग वायर पे, और वो फोर्स होता किसकी वजह से है वो हमने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और आप चाहें तो इसको स्मॉल एलिमेंट के अगर लिए लिखेंगे तो आई डी एल क्रॉस बी हम इसको लिखेंगे। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके फिर इस लेक्चर को खत्म कर। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो होता है 28 एम्पियर का। करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 46.6 ग्राम पर मीटर। ये इसकी लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ गिवन है।
इसको आपको इस वायर को एयर में सस्पेंड करना है। मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को आपको एयर में सस्पेंड करना है। तो आप एयर में किसी चीज़ को सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? उसकी क्या वजह है कि ग्रेविटी हर चीज़ पर काम करती है, जिसकी वजह से हर चीज़ नीचे की तरफ गिर जाती है। तो अगर आपको किसी चीज़ को एयर में लटकाना है, किसी चीज़ को आपको एयर में हैंग करना है, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो एग्जैक्टली ग्रेविटी को बैलेंस कर दे। यही तो करना होगा ना भाई। चूंकि इस वायर का मास जो है वो जीरो नहीं है, इसका कोई ना कोई मास है, तो उस मास की वजह से नीचे इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं mg, और उसकी वजह से नीचे वायर ज़मीन पे गिर जाएगा। मान लीजिए यहाँ आपका कहीं ग्राउंड है, ये आपका कहीं ग्राउंड है, इधर आपको इसको एयर में हैंग करके रखना है। तो जब आप इसको वायर को एयर में हैंग करके रखने पड़ेंगे तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स एग्जैक्टली इतना हो कि ग्रेविटी को कैंसिल कर दे। फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो ग्रेविटी को कैंसिल करके वो इसको और ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अगर मान लीजिए इधर एक अननोन फोर्स लग रहा है वो फोर्स एग्जैक्टली कितना होना चाहिए जितनी ग्रेविटी है। अगर ज़्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ वायर चला जाएगा, और अगर वो फोर्स ग्रेविटी से कम हुआ तो नीचे की तरफ वायर गिर जाएगा। तो एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, विच इज mg। अब चूंकि इसमें एक करंट फ्लो होता है और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्रॉस का मतलब यही है। तो जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैंने पढ़ाया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तभी ये इसको बैलेंस कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि इस वायर को हैंग करने के लिए इन द एयर कितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है। ये हमारा टास्क है कैलकुलेट करने का। तो हमें बेसिकली वो अननोन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो इस वायर को इस एयर में रोके रखे। तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ILB, मैग्नेटिक फोर्स होता है, और एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू mg। अगर इन दोनों को इस वायर को एयर में रोके रखना है तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स ILB शुड बी इक्वल टू mg, और यू कैन से B विल बी इक्वल टू mg अपॉन IL। नाउ B विल बी इक्वल टू m अपॉन L इंटू G अपॉन I। मैंने m अपॉन L क्यों लिखा है? क्योंकि m अपॉन L हमें गिवन है, इसलिए मैं इसको m अपॉन L लिख रहा हूँ। ओके, तो m बाई L की वैल्यू रख देंगे। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 इसकी वैल्यू है, और I की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है कितनी होती है, 28 एम्पियर दी है बेसिकली। तो लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये ग्राम पर मीटर में है, तो इसको हमको किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा ही यूनिट में न्यूमेरिकल करते हैं हमेशा। सो आप इसको देख लीजिए, मास पर यूनिट लेंथ 46.6 ग्राम पर मीटर। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो ये लिखेंगे आप 46.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। तो यहाँ से B आ जाएगा आपका, योर B विल बी एक्चुअली इक्वल टू m बाई L की वैल्यू 46.6 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू आपको होती है 9.8, एंड I की वैल्यू आपको पता है, I की वैल्यू है आपकी 28 एम्पियर। तो आप जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.6 इंटू 10⁻² टेस्ला, and it will be in negative z direction. So this amount of the magnetic field will be required to hang the wire in the air. Okay, so this is all about magnetic force on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field.